साथियों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कि अध्यादेश क्या होता है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। साथ ही इसमें देखेंगे कि अध्यादेश कौन और कब लागू कर सकता है, अध्यादेश और विधेयक में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का मामला बड़ा मसला था। यह सालों कोर्ट में चला। इस मामले में लोगों ने सरकार से अध्यादेश लाकर मंदिर बनाने की मांग बड़े पैमाने पर की और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया जाना भी ऐसा ही एक काम था। इस पर भी लोगों ने बहुत अभियान चलाया। दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि अध्यादेश क्या है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आज हम आपको अध्यादेश के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आपको बस यह वीडियो शुरू से अंत तक और बेहद ध्यान से देखना और सुनना होगा। आइए शुरू करते हैं। साथियों, पहले देखते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश को अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस भी कहा जाता है। भारतीय संसद नए कानूनों का निर्माण करती है, इसी तरह पुराने कानूनों का संशोधन करती है। लेकिन जब संसद सत्र न चल रहा हो तब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू करता है वह अध्यादेश कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक कितने अध्यादेश लाए गए हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद शक्ति देता है? अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने के लिए। लेकिन यदि कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाए जाने की आवश्यकता हो, संसद के सत्र की प्रतीक्षा करने की बजाय सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू करती है। यही वजह है कि 26 जनवरी 1950 के बाद से अब तक करीब 700 से अधिक अध्यादेश लाए जा चुके हैं। और साथियों, आपको यह भी बता दें कि इनमें से कई ऐसे भी थे जिन्हें कतई जरूरी नहीं माना जा सकता। यह केवल तत्कालीन सरकारों के अपने रणनीतिक फैसलों को लागू करवाने के लिए लाए गए। ये ऐसे फैसले थे जिनसे सरकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ पहुंचना था। सरकार किसी की भी रही हो, हर सरकार अपने फायदों को देखते हुए अध्यादेश लाती रही है और पुख्ता तौर पर यही वजह मानी जा सकती है कि संविधान लागू होने के बाद से अध्यादेशों की संख्या वाकई बढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश सरकार को किस कार्य में सक्षम बनाते हैं? यदि सरल शब्दों में कहें तो ये ऑर्डिनेंस भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्यवाही करने में सक्षम बनाते हैं। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह होती है। कितने? अधिकतम अवधि 6 माह। संसद की मंजूरी मिलने की स्थिति में यह 6 सप्ताह होती है। संसद की मंजूरी मिलने की अवस्था में 6 सप्ताह मतलब 6 से आप 7 को गुना कर दीजिए तो 42 डेज मतलब 42 दिन होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और न्यूनतम 6 सप्ताह या 42 दिन होती है। यदि निश्चित सीमा के भीतर संसद उन्हें मंजूर नहीं करती तो अध्यादेश समाप्त माना जाता है। 6 माह के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। मतलब कि अगर अध्यादेश आया है तो 6 माह के अंतर्गत संसद सत्र लागू होना अनिवार्य है। इसके लिए हमारे देश यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में व्यवस्था दी गई है। कौन से अनुच्छेद में? 123 में व्यवस्था दी गई है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं कि अध्यादेश जो है वो पिछली तिथि से भी प्रभावी हो सकता है ना। यह अध्यादेश के बारे में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। आपको बता दें कि अध्यादेश विधेयक की तरह ही पूर्ववर्ती हो सकती है। इसका मतलब यह है कि इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आज कोई अध्यादेश सरकार लागू करती है और वह यह कहती है कि इसे 15 मार्च से लागू माना जाए, तो इसके तहत दी गई सारी व्यवस्था 15 मार्च से लागू मानी जाएगी। आपको बता दें कि अध्यादेश के जरिए किसी कर कानून को भी बदला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखने लायक है और वो ये कि यदि देश के राष्ट्रपति चाहे तो ऑर्डिनेंस का विरोध भी कर सकते हैं, यानी कि वह अध्यादेश पर अपने हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकते हैं, उसमें संशोधन की बात भी कह सकते हैं। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। चलिए साथियों, जानते हैं कि अध्यादेश और विधेयक के बारे में क्या अंतर है। लोग इसे एक जैसे समझते हैं, है ना, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस है। देख लेते हैं। पहला तो यह है कि अध्यादेश केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा तत्काल लागू किए जाते हैं। वही विधेयक सदन के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही लागू किया जा सकता है। अगर दूसरी पॉइंट पे जाए तो अध्यादेश अस्थायी होता है और विधेयक स्थायी होता है। इसका मतलब यह है कि अध्यादेश अधिकतम 6 महीना के लिए लागू होता है और न्यूनतम 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के लिए। परंतु विधेयक क्या होता है कि संसद के माध्यम से कानून का निर्माण किया जाता है ना, जो स्थायी होता है। क्योंकि अध्यादेश को भी अंततः विधेयक के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है या उसे संसद से पारित करवाना पड़ता है। चलिए तीसरा बिंदु देखते हैं।
अध्यादेश पारित करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं है और विधेयक को पारित करने के लिए संसद की सहमति जरूरी है। मतलब कि अध्यादेश को राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर लागू कर सकता है तब जब संसद सत्र न चल रहा हो, लेकिन विधेयक तो संसद सत्र में ही चर्चा के बाद पारित होता है। ठीक है साथियों। चौथा बिंदु देखते हैं कि अध्यादेश तत्कालीन परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन विधेयक स्थायी कानून बनाने के लिए पेश किया जाता है। अध्यादेश अक्सर देश में दंगा हो या फिर किसी भी जरूरी काम को करना हो तो उसके लिए लागू किया जाता है। पांचवा बिंदु देखें तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 मास और न्यूनतम 6 सप्ताह होती है, जबकि विधेयक की अवधि निर्धारित नहीं होती, क्योंकि एक बार कानून बनने के बाद जब तक उसमें संशोधन न हो या जब तक उसकी निरर्थकता साबित न हो तब तक विधेयक जो है वो लागू रहता है। छठवां बिंदु देखते हैं कि अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जारी करता है, वहीं विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति जारी करते हैं। मतलब संसद के दोनों सदनों में जब चर्चा होगा उसके बाद विधेयक लागू होगा, है ना। और सातवां बिंदु है कि अध्यादेश तत्कालीन कानून लागू करने का आदेश होता है, विधेयक कानून बनाने का एक प्रस्ताव होता है। सातवां बिंदु ऐसा है कि जब राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल को लगे कि अभी कानून तत्काल बनना चाहिए, जैसे देश में कभी युद्ध की स्थिति आ गई या दंगा हो गया या महामारी आ गई, तो इस स्थिति में तत्काल रूप से राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करता है, अध्यादेश लागू करवाता है। जबकि विधेयक क्या है कि कानून बनाने का एक प्रस्ताव है, एक ड्राफ्ट है जिसे हम प्रारूप कहते हैं, है ना। विधेयक को प्रारूप के रूप में कहा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद ही विधेयक जो है वो कानून का रूप लेता है। साथियों, अध्यादेश जो अभी हमारे वर्तमान में लागू हुआ है कुछ दिन पहले, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हो रहे हमले को देखते हुए केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई है। यह अध्यादेश मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर लाया गया है। अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। ऐसी किसी भी घटना की जांच 30 दिन में पूरी करनी होगी। 1 साल में फैसला आएगा और दोषी को 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकेगी। 50,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। स्वास्थ्य कर्मी पर गंभीर हमले के मामले में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा संभव है। इसके अलावा 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वही डॉक्टरों के वाहन, क्लिनिक और संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर आरोपी से 2 गुना जुर्माना वसूल किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अध्यादेश लाया गया है वो स्वास्थ्य कर्मियों पर लाया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश से जुड़े कई मामले बेहद विवादित भी रहे। आज से करीब 7 साल पहले यानी सन 2013 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अध्यादेश की कॉपी भी फाड़ी थी जो बेहद चर्चा में रहा। कुछ ही समय पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बताया कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस प्रकरण से बहुत चोट पहुंची थी। उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें मोंटेक को लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, मतलब कि मनमोहन सिंह को। दरअसल यह अध्यादेश दागियों को चुनाव लड़ने से रोक लगाने के संबंध में था। देखिए मतलब कि कितना अच्छा अध्यादेश था उस समय कि दागियों को चुनाव से लड़ने से रोक लगाने का, लेकिन इसे राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था और इसका विरोध अभी भी संसद में होते रहता है समय समय पर कांग्रेस की विपक्षी पार्टियों के माध्यम से। इसे राहुल गांधी ने सरासर बकवास बताते हुए कहा था कि इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। लेकिन जो अध्यादेश आने वाला था वो क्या था कि दागियों को चुनाव लड़ने से रोक लगाने के संबंध में था, है ना। राहुल गांधी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही थी। किसी को उनसे इस बात की उम्मीद नहीं थी और सच में यहाँ उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो कितना अच्छा अध्यादेश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश से जुड़े कई मामले बेहद विवादित रहे। उनमें से एक मामले 2017 में ही एक ऑर्डिनेंस के जरिए तमिलनाडु में जलीकट्टू को मंजूरी दी गई, है ना। एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से तमिलनाडु में जलीकट्टू, इसके बारे में सुने हो, ये आपके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत मायने रखता है। जलीकट्टू एक खतरनाक खेल माना जाता है और इस खेल में शामिल होने वाले और देखने वाले लोगों की जान के लिए खतरनाक मानते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रोक लगा दी थी। लेकिन परंपरा को मानते हुए तमिलनाडु के आयोजनकर्ता इसके लिए मांग किए और अभियान चलाते रहे। अब देखते हैं कि क्या अध्यादेश द्वारा राज्य में भी कानून बनाए जा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार के विचार कर राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा कानून बना सकते हैं, ठीक वैसे ही राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श कर सभी राज्यों के राज्यपाल को भी यह शक्ति प्राप्त है कि वे राज्य स्तर पर कोई कानून बना सकते हैं। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 123
जिस प्रकार राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, उसी तरह राज्यपाल को अनुच्छेद 213 यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य में अध्यादेश लागू कर सकता है, और वो किस पे? राज्य के मंत्रिमंडल के सलाह पर। तो अनुच्छेद 123 1 2 3 ये किसको देता है? राष्ट्रपति को। यदि 2 और 3 के बीच में 1 को रख दिया जाए तो 2 1 3 ये किसको देता है शक्ति अध्यादेश लाने की? राज्यपाल को। संसद के सदन अवकाश पर है, इसका क्या अर्थ है? संसद के सदन अवकाश पर होने का अर्थ होता है कि 2 सत्रों के मध्य का समय चल रहा है। कोई भी सदन सत्रों में अपना कार्य करता है, जैसे कि बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इनमें से एक सत्र के समाप्त होने के पश्चात अगले सत्र के शुरू होने के बीच का जो समय होता है, जब संसद स्थगित होती है, समय को सदन का अवकाश कह दिया जाता है। अर्थात उस समय सदन अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और यदि ऐसी स्थिति में कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है तो अध्यादेश लाया जाता है। साथियों, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हमारे संसद के कितने सदन है? 2 सदन, एक राज्यसभा वाला और एक लोकसभा वाला। यदि लोकसभा चल रहा है और राज्यसभा नहीं चल रहा है तो इस स्थिति में भी अध्यादेश लाया जा सकता है, क्योंकि कानून को पास कराने के लिए दोनों सदनों का सक्रिय होना आवश्यक है। यदि एक भी सदन निष्क्रिय है या चल नहीं रहा है तो उस स्थिति में अध्यादेश लाने के लिए राष्ट्रपति सक्षम हो जाते हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के जरिए लाए गए किसी कानून को चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। यदि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया गया है तो वह कानून के हिसाब से संवैधानिक नहीं है। यदि उनका अध्यादेश जो लाया गया है वह मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तो उसे कानून के माध्यम से न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि अध्यादेश के जरिए लाया गया कानून भी एक साधारण कानून ही होता है, इसलिए उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। मौलिक अधिकारों के खिलाफ होता है या संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ, ध्यान रखिएगा, है ना। इस स्थिति में उसे न्यायपालिका निरस्त भी कर सकती है, अर्थात अध्यादेश को चुनौती देकर न्यायपालिका द्वारा निरस्त करवाया जा सकता है। साथियों, भारत के किस राष्ट्रपति को सर्वाधिक अध्यादेश लाने के लिए जाना जाता है? आज का प्रश्न है। तो भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली को सर्वाधिक अध्यादेश लाने के लिए जाना जाता है। और दूसरी ओर यदि बात करें कि एक दिन में सर्वाधिक अध्यादेश लाने का अजीब रिकॉर्ड किस राज्यपाल के नाम है, तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत लाता है अध्यादेश? तो अनुच्छेद 213। तो एक दिन में सर्वाधिक अध्यादेश लाने का रिकॉर्ड बिहार के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ कौशल के नाम है। उनके द्वारा 18 जनवरी 1986 को, कब? 18 जनवरी 1986 को एक ही दिन में 58 अध्यादेश जारी किए गए थे। और राज्यपाल कौन थे? जगन्नाथ कौशल जी। और उनका सन क्या है? 18 जनवरी 1986, और एक दिन में 58 अध्यादेश। तो इसे आप ध्यान से पुनः देखिए, अगर कहीं पर मिस हो रहा तो आप वीडियो को रोक कर देखिए या पुनः उसको फॉरवर्ड करके देखिए, आपको अध्यादेश की सारी जानकारी इस पर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ साथियों कुछ छूटा है तो हम अगले वीडियो पे इस पर और अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।